सर्वे सेवा मादलाता जीवा। आज मैं आप सभी के समक्ष यहाँ पे उपस्थित हूँ और अनुरोध करता हूँ कि गोंड समाज महासभा ब्लॉक कमेटी रामनगर जिला सतना के तत्वाधान में बड़ा देव गोंगो पूजन का यहाँ पे जो आयोजन हुआ, मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया। को ख़त्म कर देना है इसका ज़रा। आपने मुझे आमंत्रित किया और इसी तारतम्य में मैं सर्वप्रथम अपना यहाँ पे वक्तव्य प्रस्तुत करूँ। उससे पूर्व मैं अपने पुरखा शक्ति, फड़ा पेन शक्ति, पितृशक्ति, मातृशक्ति सभी को इस बड़ा देव ठाणे की इस ज़मीन से सादर सेवा जोहार प्रेषित करता हूँ। साथ ही बहुत ही हर्ष की बात है कि मुझे प्रथम बार सतना जिले के इस भूमि को चूमने का मौका मिला और चूंकि मैं धन्यवाद बहुत तहे दिल से करना चाहूँगा हमारे मरकाम जी वकील साहब का, जिन्होंने हमें निरंतर संपर्क किया, सत्तू भाई का जो हमसे संपर्क किए, और साथ ही वरकड़े जी और ओहिका जी, आप सभी ने हमको संपर्क किया और कहा कि भले दूरियां हैं मगर आपका आना ज़रूरी है। और बस एक चाहत थी समाज को सही दिशा देने की, एक चाहत थी इस समाज को मजबूती के साथ फिर से खड़ा करने की, और उसी चाहत को लेकर मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे सिवनी शहर, मेरे सिवनी जिले के जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन में निर्वाचित हुए हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला प्रवक्ता, हमारे 1 to 10 फार्मूला के भी साथी कार्यकर्ता भाई रावेन शाह हुई के, जो 10 साल से भी ज़्यादा समय हो गया हमारे साथी रहे हैं इस आंदोलन में, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हुए। उसके साथ बहुत गर्व की बात है कि भोपाल जो यहाँ से काफ़ी दूर है, सीधी कनेक्टिविटी भी नहीं थी, साधना की ट्रेन छूट गई। वो बोली दादा क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। मैं चिंता नहीं कर, जो करना है कर, क्रांति कर, पर चिंता मत कर, मैं अभी टिकट बुक करता हूँ। तुरंत टिकट बुक किए, तुरंत टिकट बुक करके बैठे बैठे वहां से आए, रात को जबलपुर में पहुंचे। उसके बाद तय किया कि सुबह का कौन इंतजार करे, चलते हैं, अभी नहीं निकल जाते हैं। रात भर रास्ते में धीरे धीरे चलते चलते अनजान शहर में आपकी जमीन पे पहुंच गए। और वो कुछ नहीं था, वो एक जोश था, एक जुनून था, एक चाहत थी अपने समाज को मजबूती के साथ कैसे खड़ा करना है। इस बात को एक समाज, एक रिवाज की जब हम बात करते हैं, और वो बात जहां तक आप जानते हैं कि गोंड समाज महासभा एक पहला संगठन है जिसने आदिवासियों के भीतर एक समाज और एक रिवाज की बात को राष्ट्रीय पटल पे रखा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं महोदय। और जब मैं इस सांस्कृतिक मंच से सांस्कृतिक बात ही कहूंगा और चाहूंगा कि यहां पे जितने भी लोग हैं जिन तक मेरी आवाज जा रही है, अगर चाहत है तो एक बार सुनने की कोशिश करना। कोशिश इसलिए करना क्योंकि ऐसे विचार आपके पास बार बार दोबारा नहीं आएंगे, ये कभी कभार आएंगे, साल में एक बार आएंगे। आपने बहुतों को सुना होगा, आपने नाच देखा, आपने गाना देखा, पर उस गाने की आवाज में आपने संगीत को देखा। मैं उसके शब्दों को देख रहा था, वो शब्द क्या कह रहे थे, वो शब्दों के माध्यम से तुम्हें जगाने का काम कर रहे थे। आज हमारी छोटी बहन यहाँ पे साधना कह रही थी हमारे पुरखों के नाम। क्या है हमारे पुरखों के नाम? अरे हम गोंड की संतान पैदा हुए हैं, पर कैसे
कैसे प्रमाणित करोगे कि तुम गोंड की संतान हो? तुमको बताना पड़ेगा कि तुम्हारा भी कोई एक स्थान है। वो लोग कहते हैं जो तुम्हारी जमीनें छीन रहे, जो तुम्हारी बेटियों को वहां पे एकलव्य विद्यालय के छात्रावास में जाकर अभद्रता कर रहे हैं, ये वही लोग तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये आदिवासी लोग, ये गोंड लोग, ये कोल लोग बिना सर पैर की बातें करते हैं। मैं इस मंच से उनको भी चेतावनी देना चाहता हूं मेरे भाई। ये लोग जो आपस में बांटने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं, उनको भी मैं बता देना चाहता हूं कि ये गोंड जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, इस भूभाग के असली मूल निवासी की पहचान है। और जो इस देश का, जो इस जमीन का मूल निवासी है, वो सारा का सारा गोंड है। और वो कैसे, वो भी मैं प्रमाणित करूंगा, परंतु उसके पहले आपको सेवा सेवा का नारा बुलंद करना होगा। बोलो सजोर पेंता। यानी कि आप लोग सुन रहे हैं, अब और ध्यान से संभल कर भी बोलना होगा। देखिए, इस बात को समझना, हमारे 12 सगापेन और उसके 33 कुटुंब, जिसे कोटम कहते हैं, सुना है कि नहीं? आपने सुना है? हाँ या नहीं में बोलते जाना। मैं तो कैडर टाइप का पर्सन हूं, इसलिए थोड़ी ऐसी बात कर देता हूं। 12 सगापेन, 33 कोटम, और इनकी जो रचना है, इनकी जो संरचना है, जो 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत देश के अंदर जो कब्जा करके दीकू बैठे हुए हैं ना, वो कोई और नहीं, हमारे 12 सगापेन की मिसाल है, देश देश के अंदर है, जो शायद आपने सुना हो। अरे अपनी अस्मिता को कौन वापस लाएगा? अरे अपनी अस्मिता को गोंड वापस लाएगा। कौन वापस लाएगा? जोर से बोलो, कौन वापस लाएगा? अब वो गोंड कैसे लाएगा, इसको समझना। इस देश के भीतर रहने वाला अगर 7.5% आदिवासी है, तो वो सारा का सारा गोंडवाना लैंड का मूल निवासी गोंड है। वो कैसे? आज हमारे यहाँ, मैं उनको घर में समझाया हुई के दीदी के यहाँ घर पे पहुंचा था, उस समय मैंने उनको बताया कि हमारे वहां पर कोल की शादी और एक मरकाम की शादी हुई है। क्या बताया? एक कोल की और मरकाम की शादी हुई। कैसे? मैं बताता हूं कैसे। बताऊं कि नहीं? जानना चाहोगे? ये जो जातिवाद में तोड़ने आते हैं, इनको भगाना चाहोगे? तो फिर सुनो, ध्यान से सुनो। जितने भी कोल समाज के लोग हैं, वो किसकी पूजा करते हैं? उनकी कुलदेवी कहाँ रहती है? उनकी कुलदेवी रहती है कड़वा नीम के पेड़ के पास। रहती है कि नहीं? बताइए, हाँ नहीं बताइए। कोल समाज के कुछ लोग हैं तो कुलदेवी कहाँ रहती है? कड़वा नीम पे। अब कड़वा नीम किसको कहते हैं हम? कड़वा नीम पे कौन बसता है? हमारी खैरोदाई। कौन बसता है? खैरोदाई। वो खैरोदाई कड़वा नीम के पेड़ पे बसती है। और वो खैरोदाई किसकी बहन है? खैरोदाई भीमाल पेन की बहन है। किसकी बहन है? भीमाल पेन की। गाना सुना होगा ना, भीमगढ़ भीवाना ठाना तेरो, ना सुना है ना? तो वही भीमाल पेन की बहन है। और भीमाल पेन का टोटम क्या है? उसका गोत्र क्या है? मडावी। क्या है? मडावी। अभी हमारी साधना बहन बता रही थी, 6 देव 7 देव की कहानी बता रही थी ना, तो जितने मरावी लिखते हैं ना, वो सब 7 देव वाले। कौन से देव वाले हैं? 7 देव वाले। ये 7 सगा पेन वाले। इको बंद कर दो भैया, फीडबैक नहीं चाहिए मुझे। 7 देव वाले हैं, समझ में आ गया? अब इधर पे ये समझिए, अब 7 देव वाले, अब 6 देव वाले, मरकाम और 7 देव वाले की शादी होगी कि नहीं बताइए? 6 या 7 की शादी होगी कि नहीं बताइए? तो असल बात यह है कि दीकुओं ने टीवी हमारे घर में डाल दिया, हमारी बीवियों को गुमराह कर दिया, उनको कह दिया कि तुम पिक्चर देखो, उसमें इतना लंबा सिंदूर टाको, उसके अंदर इतना लंबा गहना टाको। उधर पे जो हमारी माताएं हैं, जो कभी मस्त चांदी की हसली पहनती थी और 100 साल जीती थी, वो कहाँ पता कौन सुनार के चक्कर में गए, अपना जमीन जट्टा सब गिरवी रख के कहते मेरी बहू को मैं सोना का जेवर दूंगी, यही बोल के चली गई और अपना पूरा जमीन अमीन जितना
पुरखा, जिसके लिए बिरसा मुंडा मर गया, जिसके लिए टंट्या मामा मर गया, जिसके लिए राजा शंकर चाहे रघुनाथ शाह मर गया, वो जमीन को गिरवी रख के वो वहां पे सोने से सजाने जा रहे हैं। ऐसा ही होता है ना, ऐसा ही हुआ ना। अरे सोना छोड़ो, चांदी पहनो। क्या पहनो? अरे बोलो क्या? चांदी पहनोगे तभी तो तुम्हारी किस्मत चांदी होगी। समझ में आ रहा है? सोना छोड़ो, चांदी पहनो, तुमको कैंसर से भी बचने को मिल जाएगा और उम्र भी लंबी हो जाएगी। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण क्या है कि हमारे 12 सगापेन 33 कोटम, इनकी श्रृंखला को समझना। कचारगढ़ का नाम कितनों ने सुना है? कचारगढ़ सुना है? उसी कचारगढ़ में हमारे 12 सगापेन 33 कोटम को जब, आज कौन सा दिन लगने वाला है? अरे शनिचर तो लग रहा है। उसके बाद कौन सा दिवस आने वाला है? अरे प्रोग्राम आने वाला है ना। क्या बोल रहे थे? महाशिवरात्रि। यही आने वाला है ना। अभी मैं आपको एक चीज इस पर बताना चाहता हूं कि हमारा शंभू मूला जब वहां पे रहते थे तो इतने सारे शंभू हुए हमारे। उसका एक शंभू जिसको ये दीकुओं ने कैप्चर कर लिया, और शंभू मूला को, जब मूला की मृत्यु हो गई तो हमारे शंभू राजा को क्या कर दिया? बोल दिया कि तुम जाके ये 12 सगापेन 33 कुटुंब को ले जाके वो सबसे बड़े गुफा में बंद कर दो। ये शंभू ने क्या किया कि ये बच्चे उधम कर रहे हैं, इसलिए हमारे पुरखों को इन्होंने बंद कर दिया। किसके कहने पे? दीकुओं के कहने पे। किसके कहने पे? वो दीकू कौन? मनुवादी लोग। कौन? मनुवादी लोग। और हम कौन? प्रकृतिवादी लोग। हम कौन? हम लोग कौन है? अरे वनवासी नहीं, आदिवासी है, इस देश के मूल निवासी हैं। बोलो, अरे बोलो ना। वनवासी नहीं, आदिवासी है, इस देश के मूल निवासी हैं। बोलो। और इस देश का मूल निवासी कौन है? गोंड है। कौन है? गोंड है। समझना। अब वहां पे जब 33 कुटुंब निकलते हैं तो उसमें एक कुटुंब निकलता है पानाल। ठीक है? क्या निकलता है? पानाल गोंड निकलता है। पानाल गोंड का पहचान किसके उससे करते हैं? हीरासुका पाटालीर के उससे पानाल गोंड की पहचान करते हैं, जो पुजारी का काम करता है। उसके बाद दूसरा निकलता है नेलकी। कौन निकलता है? नेलकी गोंड। नेलकी गोंड मतलब जिसके पास अच्छी जमीन जट्टा है। हमारा राजा रजवाड़ा टाइप से भी कह सकते हैं जिसको, कि जिसके पास बहुत सारी जमीन है, जिसके पास खेती किसानी अपरंपार है, वही कौन है? नेलकी गोंड है। कौन सा गोंड है? और इन दोनों की रक्षा कौन करता है? इन दोनों की रक्षा कौन करता है? इन दोनों की रक्षा करता है कोयतुर गोंड। कौन करता है? कोयतुर गोंड करता है। कोयतुर तो सुना होगा, कोया पुनेम तो सुना होगा, संघर्ष तो सुना होगा। तो इसकी रक्षा कौन करता है? कोयतुर गोंड करता है। उसके बाद उसको इन सारे एलिमेंट को, इन सारे प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए मटेरियल कौन लाके देता है? वो लाके देता है बैगाल गोंड, मतलब बैगा गोंड। समझ में आ रहा है? उसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे क्रम हैं। यहां से बताना चालू करूंगा तो 33 की पूरी कक्षा लगेगी तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे पुराण चालू कर दिया, तो ये कहेंगे कि भागवत पुराण चल रहा है क्या। अरे भागवत की जरूरत नहीं है। हम पुरखों का पैर छू लेते वहीं सारी शक्ति आ जाती है। हमको इनकी फालतू की अक्ति शक्ति की जरूरत नहीं पड़ती मेरे भाई। ये कहते हैं ना, अभी ये क्या कर दिए? देखो, तुम्हारे पुरखे तुमसे गुस्सा है, मानते हो कि नहीं? मानते हो? अगर पुरखे गुस्सा नहीं होते तो जिसकी 500 से ज्यादा रियासत थी आज वो देश का राजा होता। मगर तुम्हारे पुरखे तुमसे गुस्सा है क्योंकि तुमको लाली लिपस्टिक ज्यादा पसंद है। अरे कम से कम जाके तुम इतना अपना हीमोग्लोबिन बढ़ा लो कि लाली लिपस्टिक की जरूरत ना पड़े, पोतने की जरूरत ना पड़े। अच्छा ही पानी पियो, जमई के पानी पियो, अच्छा सुबह उठ के दौड़ो, बिल्कुल अच्छा हरी सब्जी खाओ, काय की लाली लिपस्टिक लगाने की जरूरत। अब हमारे लड़के लोग देखो अच्छा ही टाइट पहन के घूमते, बिल्कुल आए एक ब्लेड मारे तो पूरा फट के बाहर हो जाए। होता है कि नहीं बताइए? अब यह बताइए कि ऐसे करने से क्या होगा? क्या अंग प्रदर्शन करने से कुछ फायदा होगा? अरे हमको शक्ति प्रदर्शन की जरूरत है, और वो शक्ति तब हो सकती है जब आप समाजवाद और ये क्षेत्रवाद, जातिवाद,
इन सबको छोड़कर या इन सबको कुछ देर के लिए पॉकेट में रखकर सबसे पहले सांस्कृतिकवाद की बात करो, अपने पुनेम सांस्कृतिकवाद की बात करो, गोंडी पुनेम की बात करो। और वो बात कब संभव होगी? जब यह प्रण लेंगे कि हम सभी को प्रतिवर्ष कछारगढ़ जाना है, हमारे पुरखे जहां से उत्पन्न हुए हैं उनकी सेवा देना है। मेरा 12 साल हो गया, मैं 12 साल से कछारगढ़ के थाने पे सेवा दे रहा हूं निरंतरता से। बस 1 साल छूटा था, पिछला साल छूटा था, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पूरी गाड़ी बजरंगल वाला आके ठोक दिया था, मैं भी अड़ गया, मैंने ऐसा कैसा ठोक दिया तो ठोक दिया, इसलिए नहीं जा पाया। मैं बहुत लड़ंका किस्म का आदमी हूं। क्यों? क्योंकि मैं आदिवासी के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं इस मूल निवासी गोंड के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहा हूं। और वो स्वाभिमान की लड़ाई जमाने भर के प्रपंचों से पहले उसके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के माध्यम से उसी दरवाजे से आई थी। हमारे पास हमारी संस्कृति रहेगी तो हमारा सम्मान रहेगा। आज आप किसी से पूछो कि भैया कौन समाज के हो, तो बताएगा कि हम चक्रवर्ती, ये राजा वो महाराजा के वंशज हैं। हम पूछेंगे प्रमाणित करो, तो वो गिन के बता देगा कि ये हमारा प्रमाण है। परंतु जब आदिवासी से पूछा जाएगा कि आप किसके वंशज हो, आपके पुरखे कौन थे, आपका इस देश के लिए क्या योगदान, अगर आपके बच्चे यह बात को सरकार के सामने नहीं रख पाते हैं तो आप आदिवासी भी नहीं कहलाएंगे। ये लोग बहुत तालियां और थाली बजा रहे थे ना कोरोना में, कितने बेवकूफ लोगों ने थाली बजाई थी, हाथ उठाना जरा। अरे कोई नहीं हाथ उठा रहे। आपको पता है कि वो थाली क्यों बजवाई गई थी? हमारे डुकरा लोग कहते थे कि खाली बर्तन नहीं बजाना चाहिए, कहते थे कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? ये दाई लोग बैठे बताइए, खाली बर्तन बजाना चाहिए कि नहीं? नहीं बजाना चाहिए। बजाने से क्या होता है? अकाल आ जाता है, होता है, कहते कि नहीं? खाली बर्तन बजाओ तो क्या होता है? अकाल आता है। खाली बर्तन बजाओ तो क्या होता है? आर्थिक तंगी हो जाती है। इसलिए इतनी महंगाई बढ़ गई कि हमारे लिए सरवाइव करना कठिन हो गया। परंतु यदि हम इन लोगों की तरफ देखना बंद कर दे कुछ समय के लिए, हम इन लोगों की अर्थव्यवस्था से दूर हट जाएं। कोरोना में प्रैक्टिस हो गई ना, कोविड में प्रैक्टिस हो गई ना। जरूरत पड़ रही थी क्या आपको यहां से रामनगर जाने की? पड़ी थी क्या? कोरोना में कितने लोग रामनगर गए थे बताना जरा। वो पुलिस वाले भैया बाहर खड़े, उनको बताऊंगा यही लोग गए थे, इनको पकड़ के ले जाना। गए थे क्या? कितने लोग मैहर गए थे बताइए? कोरोना में कोई नहीं गया था ना। अरे जब हम बिना घूमे फिरे जी सकते हैं तो हम यहाँ पे बैठे बैठे अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करें, तो यहाँ से हम सामाजिक क्रांति भी कर सकते हैं, यहाँ से हम आर्थिक क्रांति भी कर सकते हैं। और हमारे समाज की इज्जत किसी और के हाथ पे नहीं बल्कि हमारे हाथ पे है। अगर हमारे समाज की बेटियों के साथ एकलव्य आश्रम पे दुर्व्यवहार हुआ तो जितने नमूने आज तक, मैं नमूने कहूंगा कि तुम जो नवरात्रि में बड़ा उपवास रखते थे ना, आओ जरा समाज की बिटिया की इज्जत के खातिर एक काम करते हैं, पूरा 1 हफ्ते का उपवास रखते हैं कलेक्टर के सामने, देखते तुम्हारे अंदर कितना निर्जला व्रत रखने का दम है। और अगर तुम कलेक्ट्रेट के सामने 1 हफ्ते निर्जला व्रत नहीं रख सकते हो तो फिर ढोंग मत करना नवरात्रि में। भैया जो लोग दिखते भी असली गोंड है ना, ये जितने निर्जला व्रत का ढोंग करेंगे, गोबर ही उठा के फेंकना करें, ले खा ले भाई। खाते हैं ना? कितने लोग गोबर खाए बताइए? बताइए कितने लोग गोबर खाए? खाए क्या? नहीं ना। तो हम लोग कोयतुर लोग हैं, हम गोंड लोग हैं, हम इस देश के मूल निवासी लोग हैं। हमको बाहरी संस्कृतियों के संपर्क से अब संक्रमित नहीं होना है। इन्होंने बहुत बेवकूफ बना लिया। अब पढ़ लिख लिए ना, अब ये भैया हमारा छोटा यहाँ पे भाई बैठा हुआ है, ये वकील है। क्या है ये? वकील है कि नहीं बताइए? ऐसे आके खड़े हो जरा, ये वकील है आपके समाज से, है कि नहीं बताइए? ये मेरे से कह रहे थे कि भैया इस जगह पे सबकी नजर है। क्या कह रहे थे? इस जगह पे सबकी नजर है। तो मैंने कहा तुम्हारी नजर कहां है? तो फिर जे सबकी नजर है
तो बाहर वालों की अगर 100 लोगों की नजर आ रही है तो 1000 लोग भैया के साथ, वकील साहब के साथ खड़े हो और यहाँ पे ट्रस्ट बनाओ, और ट्रस्ट बनाने के बाद कैसे इसको संरक्षित करना है, इसका रोड मैप मैं इनको बता चुका हूं। बैठक के माध्यम से वो भी सफल हो जाएगा। दादा हीरा सिंह मरकाम, जिनके विचारों में एक बात थी, उन्होंने कहा कि कहो नहीं करके दिखलाओ। हम करते रहे करते रहे करते रहे, परंतु आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपके समाज का कोई व्यक्ति, चाहे उइके जी हो, मरकाम जी हो, टेकाम जी हो, कोई भी हो, अगर उसका योगदान जरा भी तनिक भी समाज में है तो उसका उल्लेख आपको करने की हैसियत दिखानी होगी, वरना आपसे बड़ा गरीब आदिवासी कोई नहीं। अगर जरा भी योगदान है तो बताइए, सार्वजनिक पटल पर रखिए कि उसने यहां पर जब दरी बिछाई जा रही थी तो उसने भी हाथ लगाया था, तब जाके हमारे समाज में एक स्वाभिमानी एकता का परिचय यहां से तैयार होगा। मेरे भाई, आज यह गोंड समाज की बैठक है, आज यह गोंड समाज की सभा है। इस गोंड समाज के जमीर को जागने की जरूरत है। इस जमीर को जगाने के लिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमने अपने करियर को छोड़ के समाज को प्राथमिकता दी, हमने अपने निजी जीवन को त्याग दिया। हमने बोला कि अगर कोई हमारे निजी जीवन से जुड़ना भी चाहता है तो पहले उसको हमारे समाज के प्रति सम्मान का भाव रखना होगा, और जिसके भीतर समाज के प्रति सम्मान का भाव नहीं है वो गैर आदिवासियों के सामने अपने जमीर का सौदा कर सकता है। तो वैसा व्यक्ति को हम अपने आसपास फटकने भी ना दें, पहले इसको बाहर भगाने का काम करें मेरे भाई। परंतु इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे लोग जो आदिवासी संस्कृति का सम्मान करते हैं तो हम आदिवासी भी उनका सम्मान करते हैं। जैसे लोग जो आदिवासी संस्कृति का सम्मान करते हैं तो हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं और उनकी संस्कृति का भी सम्मान करते हैं। इसलिए आज तक ये आदिवासी क्षेत्रों पे जिंदा है और ये दुकान भी चला रहे हैं और फल फूल रहे हैं। और अब इन्होंने ज्यादा नौटंकी की तो आदिवासी समाज को बिरसा मुंडा, टंट्या मामा और रानी दुर्गावती बनते देर नहीं लगेगी। यहां से इस बात को आगाज करके लेके जाना मेरे, और उस चीज के लिए आपको अपने स्तर से प्रयास आरंभ करना होगा। और इस प्रयास को आप यहां पे जितने लोग बैठे हुए हैं, इतने लोगों को भी संगठित करना एक मील का पत्थर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूं तो बहुत नाच गाना कूदना देखने वालों की भीड़ आया करती थी, ये एक ऐसा वर्ष है जो क्रांतिकारियों की भीड़ से ये पंडाल सजा हुआ है। हमारे भाई कह रहे थे कि दादा इस बार भीड़ कम आई, मैंने कहा इस बार नमूने कम आए, जितने आए वो क्रांतिकारी आए। गलत तो नहीं कह रहा हूं, इस बार नमूने कम आए, जितने आए क्रांतिकारी आए, और जिसके अंदर का जमीर जाग जाए वो असली गोंड की औलाद कहलाए। और नकली तो अभी भी आए बाएं घूम रहे होंगे प्रांगण में, देखना जरा हाथ पे हाथ पकड़ के। तो अगली बार से एक समिति गठित करो, जितने हाथ पकड़ के घूम रहे हैं उनके पास जाके 100 रुपए का चालान यहाँ की ट्रस्ट के नाम पे काटना चालू करो। आए तुम पंडाल में हो तो बैठो पंडाल में, क्यों जरूरत है तुम्हें यहां वहां बैठने की, इस डाल में उस डाल में? आए हो तो बैठो पंडाल में। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें इस स्थान का संरक्षण करने के लिए हमारे समाज के हर एक व्यक्ति के अधिकारों के साथ साथ उसकी सुरक्षा को भी तय करना होगा, उसके मापदंडों का निर्माण करना होगा। अरे क्या जरूरत है हमको, हम क्यों उनकी तरफ जाते हैं, हम क्यों सरकार से कहते हैं कि आप हमको 1 रुपए किलो गेहूं और 2 रुपए किलो चावल देके एहसान कर रहे हो, क्या जरूरत है? अरे ये हमसे खरीद के लेके जा रहे हैं, अगली बार एक काम करेंगे, महीने के हिसाब से हिसाब करेंगे, इनको अगली बार का उतना राशन नहीं देंगे। ताली बजाओ भाई, ताली को नहीं बजाते हो। वो ताली इसलिए नहीं बजा रहे हैं कि वो बड़े ध्यान से सुन रहे हैं,
वो क्या है कि मैं उनको एक्चुअली मेरे को आइडेंटिफाई किया गया है ट्राइबल के सोशल इरिटेंट के नाम से। ऐसे लोग कि जो मंच पे जाते हैं और उनके अंदर कीड़ा करके आ जाते हैं और निकल जाते हैं तो वहां पे क्रांति चालू हो जाती है, ऐसा कहते हैं लोग। और ये मैं नहीं कह रहा, दुश्मन कह रहा है। इन लोगों की एक गुप्त रिपोर्ट पता चली थी कि 4-5 लोग हैं सोशल इरिटेंट। कहते हैं कि एक वो राविन शाह हुई के, वो भी सोशल इरिटेंट। एक कहते हैं कि वो साधना हुई के, वो भी सोशल इरिटेंट। वो देवरावन भल्ला भी, वो भी सोशल इरिटेंट। और इन सबसे पहले एक खतरनाक आदमी वो अंशुल शाह मरकाम, वो भी सोशल इरिटेंट। ये लोग उंगलिश करने जाते हैं, ये जाते हैं ऐसी उंगली करते हैं कान के अंदर कि सुनो, उठो गोंडवाना के लोगों, ये वक्त नहीं है सोने का। ये सोशल इरिटेंट है। ये तुमको इतना ज्यादा आवेशित कर देंगे कि कल से तुम क्रांति खड़ी कर दोगे, परंतु उस क्रांति को तुम एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलना सीखोगे, तब वो क्रांति सार्थक है। अगर तुम एक जमीन पे, मैं दादा मरकाम के विचारों को यहां पे रखूंगा कि अगर तुम एक जमीन पे अलग अलग गड्ढा खोदोगे तो उससे तुम्हारी जमीन बर्बाद होगी। अगर तुम्हें पानी की चाहत है तो सारे लोग मिलकर एक जगह कुआं खोदो, तब जाके तुम्हारे गांव को पानी नसीब होगा। क्योंकि वैसे बड़ी मोहब्बत है मुझे गोंडवाना से, इसलिए अनिल दादा का एक वक्तव्य मैं यहां से कोट करूंगा। और ये जितने घूम रहे हैं ना आए बाएं, सुन लो, थोड़ा जोर से बोल देता हूं। आए बाएं घूमने वालों सुनो, जब इश्क और क्रांति का अंजाम एक है, जब इश्क और क्रांति का अंजाम एक है, और वो एक अंजाम मौत है, ठीक है। जब इश्क और क्रांति का अंजाम एक है तो रांझा बनने से अच्छा है बिरसा बन जाओ मेरे यारो। ये समाज हमेशा तुम्हारा सम्मान करेगा, तुम्हें याद करेगा। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि हम आए हैं, हमारे को नाचते कूदते आता है मगर नहीं नाचेंगे। हमें सब आता है क्योंकि हम थोड़ा रीति रिवाज वाले आदमी हैं। हम एक बात को यहां से कहना चाहते हैं कि हमारे में एक संस्कृति है, हमारी एक सभ्यता है कि हमारे आदिवासियों में, हम गोंड मूल निवासियों में हम लोग रेला पाटा करते हैं, सामूहिक नृत्य करते हैं। जब हम आ रहे थे तो हमारे आगमन में जो नृत्य हो रहा था वही असल हमारी सांस्कृतिक नृत्य था। उसके अलावा बाकी नृत्य सिर्फ आपको जगाने के लिए। इनको बैठाने की कृपा करें भैया थोड़ा, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आपको आशीर्वाद देगी, मैं नहीं देने वाला। तो मैं बस यह कहना चाहता हूं कि एक और परिस्थिति पे यहां पे बात कहूंगा। अब यह गंभीर बात है, ध्यान से सुनना। कितने लोग कलेक्टर के पास जाएंगे, हाथ खड़ा करना। यानी महिलाओं को इज्जत की चिंता ही नहीं है। कितने लोग जाएंगे कलेक्टर के सामने, बताइए। देखो, अगर आज यदि आप कलेक्टर के सामने जाके धरने पे नहीं बैठे, बैठ के बताओ। नहीं, खड़े होना मना है अभी। अरे शक्तियां खड़ी हैं, अरे बैठो तो। अरे हो भैया, बैठा लो, समिति वाले बैठा ले, अरे बैठा लो। यही चुनाव में भी यही प्रॉब्लम होती है। हमारा आदिवासी आदमी खड़ा होता तो बैठता ही नहीं है। चुनाव में भी आपस में लड़ता रहता, बैठता ही नहीं है। वो कहता है कि नहीं, मैं भी लड़ूंगा, मैं भी लड़ूंगा, मैं भी खड़ा। अरे सारा आदिवासी खड़ा और दुश्मन तो तुम्हारा सेपरेट इलेक्टोरेट छीन के तुमको आपस पे लड़ा रहा। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, वहां ध्यान ना दे, यहां ध्यान दे। वो तो कल भी मिल जाएंगे, अभी दूसरे माहौल में, कल दूसरे माहौल में मिल जाएंगे। तो अभी जिस माहौल में यहां पे हम बैठे हैं, वह माहौल ये कहता है कि जो दुर्व्यवहार हमारे समाज की बेटियों के साथ गैर आदिवासियों ने किया है, उसके लिए लड़ने के लिए हमें फौज खड़ी करनी होगी। कितने लोग लड़ना चाहते बताइए अपने समाज की इज्जत के खातिर? अभी भी सोच रहे हैं अगल बगल वाले को देख के कि वो लड़े हैं तो मैं लड़ूं। ऐसे ही ना, वो ना लड़े है तो मैं ना लड़ूं। वो ठाकुर है कहे तो अपनी तरिया उठा के सर में रख तो मैं रख ले हूं, मगर लड़ूंगी नहीं। ऐसे ही है का? लड़ेंगे ना? कितने लोग लड़ेंगे? जोर से हाथ उठाओ। अरे लड़ोगे कि नहीं?
अरे अपने समाज की इज्जत के खातिर लड़ने की नहीं, लड़ोगे? बोलो लड़ेंगे। आपको कहना जीतेंगे, क्या बोलोगे? लड़ेंगे, लड़ेंगे। किससे जीतोगे? पड़ोसी से नहीं जीतना है, दुश्मन से जीतना है। दुश्मन जो आपके अधिकारों का हनन कर रहा है उससे जीतना है। किससे जीतना है? दुश्मन कौन है? जो आपके अधिकारों का हनन कर रहा है वही दुश्मन है। हमको उससे जीतना है और उससे जीतने के लिए हमको संगठित होने की जरूरत है। आपको किस चीज की जरूरत है? आप बोलो ना, सब कुछ मिलेगा। आप समाज के साथ उठना बैठना चालू करो, आप समाज का नेतृत्व करना चालू करो। आपको मैं यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। कितनी बेटियां यहाँ पर हैं जो स्कूल में हैं? हाथ खड़े करना। स्टैंड अप, स्टैंड अप। अरे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अपनी अपनी जगह जितने स्टूडेंट हो खड़े हो जाओ। ये दीदी दिख रही है आपको? साधना दीदी दिख रही है? साधना दीदी दिख रही है कि नहीं? अभी उनके जाने के पहले अपना डायरी में उनको पूरा अपना नाम पता सब कुछ लिख के देना। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये साधना मेरी वो एक ऐसी बहन है कि जिसकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि वो नेतृत्व कर सके। मैंने उसको करीब से देखा, उसके घर को मैं वहां पे उसके यहाँ पहली रोटी खाया था और हरीश मरकाम के साथ गया था। वो संघर्ष कर रही थी। मैंने बोला कि देखो, समाज के लिए जीना चालू करो, ये समाज तुम्हें हर मुकाम हासिल करके देगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा साधना? ये आज से 4-5 साल पुरानी बातें हैं, जब वो स्कूल शायद तुमने पास आउट किया था। उस समय इसने समाज का झंडा और डंडा उठाया। गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में निरंतर काम करती रही और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन में निरंतर काम करने के बाद मैं बता रहा हूं, कितने लोग यहाँ पे इंस्टाग्राम चलाते? हाथ खड़े करना। ये गुड़िया लोगों से पूछ रहा हूँ, नकली फेमिनिज्म वाले कितने लोग चलाते हैं? जरा बताना, नकली फेमिनिज्म वाले सबसे ज्यादा फॉलोअर है पूरे भारत देश के अंदर। पूरे गोंड आदिवासी में जितनी भी बेटी देखोगे ना, सबसे ज्यादा फॉलोअर है। वो इसलिए नहीं है कि वो अंग्रेजों की कॉपी करके कपड़े पहन के डाले हैं, बैठ जाओ। वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी संस्कृति को बढ़ावा दिया। और जब आप अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको पूरी दुनिया सलाम करेगी, आपका पूरा दुनिया सम्मान करेगी। यहाँ पे हमारे वकील साहब एडवोकेट मरकाम जी ने कहा कि वो जल्द ही कलेक्ट्रेट का घेराव करने जा रहे हैं। आप जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर आप लोग वहां पे नहीं जाते हैं तो आलम यह होगा कि आज ये छात्रावास में कर रहे हैं, कल ये आके आपके निज निवास में आके अभद्रता करेंगे, तब आप क्या करोगे? क्योंकि मैं चाहता हूं, अरे पुरुष वर्ग तो पी के टुल्ली पड़ा हुआ है, तो रानी दुर्गावती तो जिंदा है ना? कहां जिंदा है? विचारों में जिंदा है। तो दिखाओ कि तुम जिंदा कौम की यहां पे औलाद हो। तुम्हें दिखाना होगा, प्रमाणित करना होगा कि तुम जिंदा कौम की औलाद हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें संघर्ष करने के लिए 2 कदम अपनी दहरी के बाहर निकालने होंगे। आज कुछ मेरे को भैया बता रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं कि समाज की बात करो, राजनीति मत करो। ऐसे कहते हैं, समाज की बात करो, राजनीति मत करो। हाँ, हम समाज की बात करें, समाज के नाम से लोगों को इकट्ठा करें और तुम वही भीड़ के साथ सेल्फी लो और अपने नेताओं को ले जाके बोलो कि ये मेरे समर्थक हैं। तो काहे को राजनीति मत करो? अरे करेंगे हम। गोंड आदिवासी, हम इस देश के मूल निवासी, कोल आदिवासी, भील आदिवासी, बैगा आदिवासी, पनिका आदिवासी, हम सब मिलकर राजनीति करेंगे और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की राजनीति करेंगे मेरे भाई। 2018 में मौका दिया था ना? दिया था ना मौका? 2018 में मौका दिया था ना आप लोगों ने कांग्रेस को? बिक गए? बिके कि नहीं? बिक गए। तो मतलब वहां पे आप मकान बनाओगे तो बिक जाएगा। तो इसलिए एक काम करो, अब की बार गोंडवाना का मकान बनाएंगे। काय का मकान? गोंडवाना का मकान, गोंडवाना की दुकान और गोंडवाना का संविधान और गोंडवाना का मान सम्मान कहां से आएगा? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से आएगा। किसके माध्यम से आएगा? क्यों? मैं आपको यह बात इसलिए कह रहा हूं
कि बाकी लोग आएंगे, आपको समाज के नाम से इकट्ठे करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे? ये आपका सौदा करेंगे। बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता है, बहुत बड़े बड़े यहाँ पे हमने नेता देखे। मैं जबलपुर से जब आंदोलन चलाया, उन नेताओं को देखा, मैंने इनसे बोला कि आप 8वीं अनुसूची पे गोंडी भाषा को दर्जा क्यों नहीं दिलाते हो? मैंने रिक्वेस्ट करके संपतियाबाई उइके, जो भारतीय जनता पार्टी की एक नेत्री थी, उस समय राज्यसभा सांसद थी, उनने बोले कि उनके बच्चों का एडमिशन का काम है, मैं उनके सब हो जाएगा, परंतु आप ये हमारा लेटर लेके लोकसभा में जाइए। वो वहां से राज्यसभा में जाइए। वो राज्यसभा में वो पत्र लेके गए, उन्होंने गोंडी भाषा को मान्यता दिलाने की बात करी। वो जिस पार्टी की नेत्री थी, उसी पार्टी ने उनको राज्यसभा सांसद पद से हटाकर उनका पद ही विलोपित कर दिया, उस सीट को विलोपित कर दिया। षड्यंत्र को समझ जाओ। मैं बात कर रहा हूं उन्हीं मनुवादियों की पार्टी की, जिस पार्टी की वो नेत्री हुआ करती थी, उसी पार्टी ने मंडला की राज्यसभा सीट को ही खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि मंडला राज्यसभा सीट की नेत्री जाके राज्यसभा में कह रही थी कि गोंड आदिवासियों को गोंडी भाषा का मानकीकरण देते हुए 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया जाए। तो ये हमारे साथ गद्दारी की कि नहीं दादा, बताइए, हाँ या नहीं बताइए। मैं सवाल पूछता हूं ऐसे बाहुबली बनने का ढोंग करने वाले काग भगोड़ा लोगों से। तुम भी तो मंडला में बैठे थे ना सांसद, तुमने क्या किया इस समाज की गोंडी भाषा के लिए? गलत तो नहीं कह रहा हूं, तुम भी तो मंडला में बैठे थे ना सांसद, तुमने क्या किया इस गोंडी भाषा के संरक्षण के लिए? अरे वो तो काहिन कर था सरे भाऊ, कहता है वो मेरे को तो गोंडी आती च नहीं है। अरे जो इंसान अपनी मर्जी से अपना पीए नहीं रख सकता, वो इस समाज के लिए क्या खाक लड़ेगा? तो ऐसे लोगों के बहकावे में भी नहीं आना है। आपको अपने नेता तैयार करना है। ऊपर क्या हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, मत जाओ। जैसे आज रावेन यहाँ पे बैठे हैं, रावेन शाह को जानते हैं ना, जो आज के मुख्य अतिथि है, मेरे बाद उनको ही सुनना है। वो यहाँ बैठे हैं, उनने इधर ऊपर की न सुनी ना नीचे की सुनी। उनने बोली कि दादा मरकाम का सिद्धांत फॉलो करना है कि कहो नहीं करके दिखलाओ, और उन्होंने करके दिखला दिया। आज उन्होंने वहां पे जिस प्रकार से 4 नेतृत्व, एक प्रवक्ता, जिले का गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का प्रवक्ता ने 4 नेतृत्व मजबूती के साथ जिला पंचायत में खड़े करके दिए। 4 नहीं, मैं माफी चाहूंगा, कितने हैं? 5 नेतृत्व गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने वहां पे तैयार करके दिए, जिसके बिना कोई वहां पे अपना अध्यक्ष नहीं बना सकता है। मेरे भाई, ये गोंडवाना की ताकत है। इनकी दुकानें हमारे पैसे के बिना नहीं चलेंगी। अगर हमको करना है तो कुछ नहीं, 1 साल इनकी दुकान जाना बंद कर दो, क्रांति वहां से शुरू हो जाएगी। तुमको सामान चाहिए, हमारे बहुत से ऐसे आदिवासी भाई आजकल दुकान चलाते हैं, ऑनलाइन दुकान चलाते हैं, आपको सब मिलेगा। आप जतरा में आइए, आपको सब मिलेगा। मैं आपको यह बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमें अपने समाज को उन धीकुओं के संक्रमण से बचाना होगा। मैं यहां से चला जाऊंगा, आप भी कल घर चले जाएंगे। आपके घर जाने के बाद आपके घर के सामने एक महाराज आएंगे, वो कहेंगे दे दे भाई। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं क्या कहेंगे? दे दे भाई। आप जाओगे, आपसे वो अनाज लेगा। आप समझना, आपको क्लियर बात बता रहा हूं। अपन पुरखा संस्कृति को मानने वाले हैं। अपने जो पुरखा है, अपने जो देवाधामी है, वो माघ पूर्णिमा में जो जतरा होता है कछारगढ़ में, उस दिन सो जाते हैं और उसके बाद चैत्र पूर्णिमा में जागते हैं। ये हमारे पुरखा होते हैं और इस समय से पुरखा की जतरा की जाती है, उनकी पूजा पाठ की जाती है। घर में कोई शुभ काम नहीं किया जाता और ये उसी समय पे आते हैं और कहते हैं दे दे भाई। और जब ये आपके हाथ से लेकर चावल लेके जाते हैं तो आपके हाथ का छिला हुआ चावल को लेके जाएंगे और उसी चावल से ये बैठकर रात को काली शक्तियों से गुनिया तुम्हारे साथ करना चालू कर देंगे। समझ में आ रहा है कहने का मतलब? समझ में आया? हाँ या नहीं बताइए। गुनिया जानते हो? जादू टोना सुने हो?
सुने हैं कि नहीं? बहुत बुरा होता है कि नहीं? होता है ना। अच्छों की जिंदगी खराब हो जाती है कि नहीं? होती है ना। अगर ये तुमने आमन मामन को यहाँ पे चावल दिया और उसने मान लो तुम्हारे घर का चावल छिया, तो उस दिन से तुम्हारे घर में कंगाली आना चालू हो जाएगी। ना गेहूं देना, ना चावल देना, कुछ नहीं। 5 साल ऐसा कर लो। कितने साल? बोलो कितने साल? और सिक्का भी मत देना। रास्ते से जाते ना, मानते हैं जो, कहते हैं दे दे भाई, गरीब पे दया कर, भैया गरीब पे दया कर। तुमने 1 सिक्का दिया और वो बैठा मसान में रात को शमशान में, और वहां पे तुम्हारे छिए हुए सिक्के में गुनिया चालू किया, तो तुम्हारी पूरा कहानी मच जाएगा। और हमारे देवाधामी को इन्होंने इसी प्रकार से बांधा है। और हमारे देवाधामी कब जागते हैं, उसकी एक रीति है, उसकी एक नीति है। मैंने कछारगढ़ की समिति से बात की, मैंने इस बार बात की है कि हम प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश भर के 33 कुटुंब, जिसमें कोल जनजाति हो, प्रधान जनजाति, बैगा जनजाति, गोंड जनजाति, हलवा जनजाति, जितने भी जनजातियां हैं, उन सब को हम कछारगढ़ लेके आने वाले हैं और उनका भी टेंट लगाएंगे। और हम पूरे देश को बताएंगे कि इस देश के सारे आदिवासियों की उद्गम स्थली कछारगढ़ है और कहीं नहीं और नहीं है। मेरे ये ऐतिहासिक काम है और ये ऐतिहासिक काम मैं अकेला नहीं कर सकता। ये ऐतिहासिक काम मैं अकेला नहीं कर सकता। मुझे असली गोंड की औलाद चाहिए जो मेरा साथ दे सके। कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं? हाथ खड़े करो जरा। ये कुछ लोगों के हाथ अभी भी नीचे हैं। सोच में है क्या कि असली है कि नकली? तो बोलो कौन है असली? तो हाथ खड़े करो, गर्व से कहो कौन है हम? अरे गोंड है हम। बोलो कौन है हम? कौन है हम? डर के नहीं बोलना, जोर से बोलना। और मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि शायद समय ज़्यादा हो रहा है, आप लोगों को और भी यहाँ पे नाच गाना देखना होगा, है ना। मैं अपना विचार पूरा रख सकता हूँ ना? ठीक है, मैं पूरा विचार रख देता हूँ। भैया रावेन भैया, माफ़ी तो नहीं चाहूँगा। सवाल में ही जवाब होता है, यही तो वाक्पटुता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप असली गोंड हैं तो आप कछारगढ़ की जतरा जाना चालू करो। कहाँ की जतरा? कहाँ की जतरा? कछारगढ़ की जतरा में अपने देवधामी को लेके जाओ और उनके पुरखों से उनको मिलाओ और वहां से मिट्टी लेके अपने घर आओ। और उसके बाद दूसरी जतरा आपको भीमालपेन जाना होगा। कहाँ? भीमालपेन। कब? चैत्र पूर्णिमा में। कब जाना होगा? चैत्र पूर्णिमा में। और चैत्र पूर्णिमा से भीमालपेन की जतरा से आपको एक पत्थर उठा के लाना होगा। बस इतना करते रहो। आपके घर में कोई भी आए, कोई भी जाए, आपको किसी को हाथ नहीं लगाने देना। अगर बचाना है अपने समाज को तो मैं टोटका बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? टोटका। ये आगेसर बागेसर वाले भी डरते हैं मेरे नाम से। हकीकत बताऊँ तो मैं माइंड आइंड नहीं रीड करता, मगर पानल आदमी हूँ, हीरा सूका का वंशज हूँ। अगर किसी को दिल से बद्दुआ दे दिया ना तो बर्बाद हो जाता है, और जिसको दिल से मान लिया तो वो आबाद हो जाता है। उनकी व्यवस्था को समझो ना। उनकी व्यवस्था क्या है? उन लोगों ने यही व्यवस्था तो चला के हमारी व्यवस्था को खत्म किया। आप अपने नेंगियों को ढूंढो। आपके पुरखों पे नेंग करने वाला कौन है उसको ढूंढो। आपके वहां पे ठीकरी बना लेके कौन आपके देवों को जगाता है उसको ढूंढो। और हर घर में कोशिश करो कि नेंगी उनके सामाडूमा में जाके उनके पुरखों को जगाए, उनकी पेन पुरखा की शक्तियों को इकट्ठा करे। और इसी प्रकार हम इकट्ठे होकर आने वाले समय पे यहाँ से काफी लोग जाते भी हैं। जतरा में कुछ लोग आए भी थे कछारगढ़ की जतरा में। मैं आशा करता हूँ कि एक बार आप सभी कछारगढ़ की जतरा में 5 दिन के लिए आइए। कितने दिन के लिए आइए? 5 दिन के लिए आइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना तो आपको 4 धाम जाने की जरूरत पड़नी है, ना आपको हरिद्वार जाने की जरूरत पड़नी है। और वैसे तो हम अपने पुरखों को दफनाते आए हैं। हम जिससे प्रेम करते हैं उसको जलाएंगे तो अच्छा लगेगा?
क्यों मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मैंने कछारगढ़ में भी यही बात कही थी। इस बात को ध्यान से सुनना, हमारे भाई लोग ध्यान से सुनना। आप ही लोग बड़ा जिद करते हो और वही गड़बड़ी कर देते हो। क्या बात है, अगर आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, आपका बेटा है, उससे आप प्रेम करते हैं, तो उसको क्या आग में झोंक दोगे? बताइए, आपका जो बच्चा है उसको आप प्रेम करते हैं, उसको आप आग में झोंक दोगे क्या? माता बताइए, झोंक दोगे? जिंदा हो या मरा हो, क्या उसको झोंक दोगे? नहीं ना। यही हमारे पुरखे देखते हैं कि जिनको हमने दफनाया था और उनके बच्चों जो कि बुजुर्ग होने के बाद मर रहे हैं, आप लोग टीवी देख देख के और पिक्चर देख देख के अंतिम संस्कार के षड्यंत्र के चक्कर में फंस के, जो पुरखे मरने के बाद भी आपके कुटुंब की रक्षा करते हैं, उन पुरखों को आप उनके बेटों को जला के नाराज कर रहे हैं। आप अपने पर आजा को, उनके बच्चे को जला के नाराज कर रहे हैं। इसलिए आदिवासी गोंड समाज आज भी बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है अपनी जितनी भी भूमिकाएं हैं उस तमाम प्रकार की भूमिकाओं में। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि हम संस्कृति को पकड़े, और संस्कृति को पकड़ के जितने भी लोग हैं, ए भैया बगल में कौन है बगल में? इनको शांत कराइए या फिर सामने बैठाइए। मैं इसलिए आपको कहना चाहता हूं कि आप अपने समाज को पकड़ के चलिए। आपने घंटों बाबाओं को सुना, आपने घंटों ढोंगियों को सुना, आपने घंटों वो बलात्कारी आसाराम को सुना, आपने घंटों वो राम रहीम को टीवी में सुना, आप घंटों इन फालतू पोगापंथियों को सुनते रहते हैं। और जब आपके समाज का बेटा या आपके समाज का नेतृत्व आपके भले की बात करता है तो आप इधर उधर मुंह बाहर करते रहते हैं। कारण है उसका बताऊं क्या? हम लोगों को झूठ बोलते नहीं आता ना, हम लोगों को समाज को बेवकूफ बनाते नहीं आता, हम लोगों को हमारे समाज का दुरुपयोग करते नहीं आता। हम हमारे समाज का सदुपयोग करते हैं इस आंदोलन को चलाने के लिए, इस मिशन को चलाने के लिए, और गोंडवाना के हर एक नागरिक के स्वाभिमान की रक्षा के लिए हम लोग क्रांति का काम करते हैं। ऐसी विपरीत परिस्थितियां होती हैं। मैं बता रहा हूं कि आज मेरा वो छोटी सी गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, वो गाड़ी मेरे अलावा कोई नहीं चला सकता, और नीचे से कितनी जगह से टूटी हुई है, ये हकीकत बता रहा हूं। ऐसी ऐसी बहकती है वो, जान हथेली पे लेके चलते हैं। क्यों? कि हमारे कहने का मतलब यह है कि हमें समाज को लूटना नहीं आता, जिस प्रकार ये मनुवादी लोग आपको लूटते हैं कि आजा बिटिया तेरे घर में ये बरकत हो जाएगी, बस इतना सा गेहूं लेके आ जा, और वही गेहूं एक एक गेहूं को गिन गिन के वो तुम्हारी बिटिया पे गुनिया चलाएगा और तुम्हारी बिटिया बर्बाद हो जाएगी। ये बातें सार्वजनिक मंच से बताई नहीं जाती है, मगर हम एनिमिस्ट हैं। कौन है हम? एनिमिस्ट हैं। हम लोगों की जनगणना एनिमिस्ट के रूप से होती थी। जब सरकार मानती है, जब ब्रिटिश हुकूमत थी तब सरकार ने माना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर करके दिया कि आदिवासी आत्माओं को पूजते हैं, तो हमको रोकता कौन है आत्माओं को पूजने से? बताओ जरा। हम अपने पुरखों की आत्माओं को पूजते हैं, और हम अपने पुरखों की आत्माओं की शक्ति रखते हैं, और वही शक्ति हमें पूरी देश और दुनिया पे दौरा करवा देती है। परंतु हमको नज़र भी कई बार लग जाती है, कई बार जाके हमको उतारा भी करना पड़ जाता है। मैं आपको यह बातें क्यों बता रहा हूं? इसलिए कि आपको ये आगेसर बागेसर किसी ने नाम सुना है क्या? ये वो क्या नाम है उसका, वो धीरेन्द्र का नाम, धीरेन्द्र शास्त्री का किसी ने नाम सुना? हाथ खड़े करना। नहीं, आपने सुना? हमारी माताओं बहनों से पूछना चाहता हूं, उनको ज्यादा गुमराह बनाते पोंगा पंडित लोग, बनाते कि नहीं माताएं? बताइए। सुबह जैसे ही आप सो के उठते हैं महाराज का प्रवचन चालू होता कि नहीं? बताइए। आपके पास समाज के बच्चों के लिए 2 मिनट नहीं है, परंतु वो प्रदीप मिश्रा के लिए 1-1 घंटा पड़ा। अरे प्रदीप मिश्रा की भी बात कर रहा हूं यहां। आपके पास समाज के बच्चे ने क्लास में क्या पढ़ाई करके आया, क्या वो होमवर्क करके जा रहा है कि नहीं,
आपके पास समय नहीं है, आप वहां पे बस ताली ठोक रहे पागलों की तरह। बचिए, निकलिए उस गुमराही से, निकलिए उस पाखंडवाद से, निकलिए उन फालतू के मनुवाद से। इसी चीज के खिलाफ बिरसा लड़ा था। बिरसा ने क्या बोला था? बिरसा ने बोला था कि मैंने ज्यादा समय ले लिया है लगता है, यहाँ पे बहुत हल्ला हो रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, बस इतना कहता हूँ कि बिरसा ने बोला था कि मावा नाटे मावा राज। बाकी आगे की बातें राविन भैया आप ही बता देना, क्योंकि देखिए कहने में मजा तब आता है जब सुनने में मजा आता हो। नहीं, कहने में मजा तो, अरे मेरे से खतरनाक वक्ता भी पीछे है, चिंता मत करिए। मैं सांस्कृतिक आदमी हूँ, वो बहुत बड़े दिग्गज राजनेता है, और आने वाले समय में 10 साल के अंदर हम राविन साहब को पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि रामराज की कल्पना करने वालों के बीच में से हमारा राविन निकल के जाएगा और मध्य प्रदेश का सीएम बनेगा। यहाँ से हम आगाज करते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि बिरसा मुंडा जो लड़ा था, बिरसा मुंडा इस बात के लिए लड़ा था कि बिरसा मुंडा ने जब पहले जन्म लिया तो बिरसा मुंडा को बिरसा डेविड बना दिया गया। सॉरी, बिरसा भी नहीं, दाऊद डेविड। क्या नाम दिया गया उसको? दाऊद डेविड। और बोला गया कि तुम क्रिश्चियन मिशनरी के यहाँ के पढ़ाई करो। वो क्रिश्चियन मिशनरी के यहाँ जब बिरसा ने पढ़ाई करी तो वहां पे बोला, जब पढ़ाई पूरी हो गई, बिरसा की तरह थोड़ा चालाक बनो, उसने वहां का स्कूल का पूरा यूज कर लिया। क्या कर लिया स्कूल का बिरसा ने? बच्चे बताओ, पूरा यूज कर लिया, अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। उसके बाद बोला एक काम करो, तुम्हारा दाऊद और तुम्हारा डेविड सब तुम रखो, मैं जा रहा हूं। कहा? अपने गांव। और गांव के लोगों को बोला कि ये तुमको बेवकूफ बनाते हैं, ये तुम्हारे हाथ पे किताब देते हैं और कहते हैं जीसस क्राइस्ट को मानो, और किताब देने के बाद तुम्हारी जमीन तुमसे छीन लेते हैं। ये तुमको कहते कि किताब लेके जाओ, इसका प्रचार करो, और ये तुमसे तुम्हारी जमीनें छीन लेते हैं। तो तुमको अपनी जमीन चाहिए या ये किताब चाहिए? तो वहां पे लोगों ने बोला कि हमें जमीन चाहिए। उस समय फिर उसकी मति मारी गई। उसने बोला एक और कहीं से जुगाड़ बनाता हूं। तो फिर उसने दूसरा जुगाड़ बनाया। तो दाऊद, उस समय दाऊद मुंडा बन गया। दाऊद डेविड से दाऊद मुंडा बन गया। और दाऊद मुंडा बनने के बाद वो कहाँ गया? वो गया सीधे वैष्णव पंथ के पास। किसके पास? वैष्णव पंथ के पास, जो आजकल खुद को हिंदू बोलते हैं, उसी का एक पंथ है वैष्णव पंथ। उसके पास गया। उसके पास जाने के बाद उसने वहां पे भी देखा कि यहाँ पे ये लोग हमको बाइबल दे के बेवकूफ बनाते थे, और ये लोग हमको गीता और पुराण दे के बेवकूफ बनाते हैं। तो क्या करना चाहिए? एक काम करो कि हमको बाइबल और गीता पुराण दोनों को त्यागना चाहिए और सबका इस्तेमाल करो और अपने मावा नाटे मावा राज का काम तैयार करो। ये वहां से बिरसा मुंडा ने कहा। और वहां से बिरसा का मतलब ही भगवान होता है। बिरसा का मतलब उनकी भाषा में, वहाँ के जो क्षेत्र है, मुंडारी जो भाषा है, मुंडारी भाषा में बिरसा का मतलब भगवान होता है। तो वो खुद में एक भगवान है। कौन? बिरसा। बिरसा ने वहाँ पे अपना एक पक्ष रखा। और क्यों आज हमारे समाज के लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि जो लोग आज ढोंग कर रहे हैं जनजाति गौरव दिवस मनाने का, मैं बताना चाहूंगा कि आज से 4 साल पहले ये उसी के खिलाफ षड्यंत्र किया करते थे। ये कोशिश किया करते थे कि आदिवासी एकजुट न हो सके। ये कोशिश किया करते थे कि रानी दुर्गावती जी जयंती न मनाई जा सके। मैं आपको एक और ऐतिहासिक बात बताता हूं कि मैंने मेरे जीएसयू के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर, उनके सहयोग से और दुश्मन को बेवकूफ बनाते हुए, पहली बार भारत देश के अंदर रानी दुर्गावती की जन्म जयंती 5 अक्टूबर को जबलपुर में आयोजित तैयार करवाई थी मेरे भाई। वो पहली बार था, लोगों को पता भी नहीं था। और वहां से जो भौकाल चला वो चलता गया, क्योंकि मैं एक स्थायी सच को जानता हूं। मैं पहले लड़ता था जब मैं थोड़ा सा कम अकल था, अभी थोड़ा उम्र के साथ अकल बढ़ गया। अब समझ में आ गया कि अगर आप नींव के पत्थर हैं तो आप कभी नजर नहीं आने वाले, आपके ऊपर ही पूरी इमारत टिकी हुई है। तो आप यदि जिस दिन
नींव से बाहर निकल के उछल कूद करने की कोशिश करेंगे तो ये गोंडवाना की इमारत ढह जाएगी। इसलिए हम जितने भी नींव के लोग हैं वो इस बात को आत्मसात करके जाएं कि हमें इस नींव के पत्थर को मजबूती के साथ उसी स्थान पे गड़े रहने देना है और उसके ऊपर रावण भाई जैसे, हमारे साधना बहन जैसे और बहुत से बड़े हमारे एडवोकेट मरकाम जी जैसे, हमारे यहाँ पर सत्तू भाई जैसे युवा नेतृत्व को उसकी टाइल्स बना के हमारे गोंडवाना में सजाना है मेरे भाई। तब जाके हम गोंडवाना को सफल यहाँ से बना पाएंगे। और गोंडवाना ही एक ऐसा आंदोलन है जहां से गोंड समाज के स्वाभिमान को चरितार्थ किया जा सकता है। अन्यथा अगर आप भाजपा, कांग्रेस, मनुवादी, ईसाई या बुद्धिस्ट या फिर मुगलों के आडंबर के पक्ष में जाते हैं तो आप फिर से अपने सब कुछ चीजों को गवा देंगे। और ये हमारे आदिवासियों की आखिरी लड़ाई है। क्यों? क्योंकि 2025 आने वाला है। इन्होंने 1925 पे आरएसएस का गठन किया और लक्ष्य लिया कि 100 साल के भीतर ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं इनके हिंदू राष्ट्र का मतलब ही है कि ये आदिवासी को अब आदिवासी नहीं बल्कि शूद्र बनाएंगे, नीच जात का बनाएंगे। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे बैठा हुआ हर एक गोंड क्या बन के जीना चाहता है? कि वो हमारे राजा रजवाड़ों की संतान, गोंड की संतान कहलाना चाहता है या फिर हिंदू धर्म का नीच जात का आदमी कहलाना चाहता है? बताइए क्या कहलाना चाहोगे आप? गोंड कहलाना चाहोगे कि नीच जात कहलाना चाहोगे? तो सबसे पहले नीच जात के प्रपंच को बाहर कीजिए। नीच जात का प्रपंच समझ गए ना? नीच कैसे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण से बनता है हिंदू धर्म। अब तुम तो ब्राह्मण तो हो नहीं, तुम क्षत्रिय हो नहीं, राजपूत भयंकर मारेंगे। उसके बाद तुम वैश्य बनिया हो नहीं क्योंकि तुमको बेचते आता नहीं प्रोडक्ट। उसके बाद तुम शूद्र, शूद्र मतलब क्या? नीच जात का सेवक। सेवा करने आए हो तो एक काम करो, पर समाज सेवा कर लेते हैं, मनुवादियों की सेवा नहीं करते। ठीक है, बात समझ में आ गई? कितनों को समझ में आ गई? हाथ खड़े करना। अच्छा, सेवा सेवा बोल देना। सजोर पेंता, यानी कि बड़े गौर से सुन रहे थे आप लोग मेरी बात को। मगर ये बात तभी सार्थक होगी, ये वीडियो वहां पे इंडिजिनस भारत चैनल पे डल जाएगा। इसको उठा के जो लोग यहाँ पे प्रोग्राम पे नहीं आए हैं उनको बैठालना और उनके कान में बिल्कुल बांध देना और हाथ पर रस्सी से बांध देना कि तुम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में तुम्हारे अंदर का ठहराव खत्म हो गया है, तुम मेंढक की तरह यहाँ से वहाँ कूद रहे हो। आओ तुम्हें हम बांधते हैं। और बांधने के बाद समाज के प्रवचन उसके कान के पास चालू कर देना। क्यों नहीं आए थे तुम एब्सेंट थे, इसलिए तुम्हारा को ये सजा मिला हुआ है। और ऐसी सजाएं तो ग्राम सभा के माध्यम से चालू किया जाए। और मैं तो एक उम्मीद करके रखा हूं कि आने वाले समय पे मैं कुछ ऐसे सरपंचों को शॉर्टलिस्ट कर रहा हूं। वो सरपंच क्या करेंगे कि जो हमारे समाज के ऐसे बड़े बड़े मंची उद्बोधन होते हैं, उन उद्बोधन को सुबह सुबह अपने पेंट थाना के चोंगा में लगा देंगे। और रोज सुबह सुबह 4 बजे से उठो गोंडवाना के लोगों, ये वक्त नहीं है सोने का। और मिशन 2023 पे जब तक विधानसभा चुनाव आ रहा है तब तक यही चलेगा, यही चलेगा, यही चलेगा। समझ में आ गया? तो अब मैं जाऊं, मैं विदा लूं? अरे ऐसा मत करो, इतना ही पैसा दिया तुमने 1 क्लास का, अगली क्लास का तुम अगली बार देना तब आऊंगा। ऐसा नहीं, फ्री में थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। तो चलिए थोड़ा सा मस्ती मजाक हम अपनों से नहीं करेंगे तो फिर वो अपने दूसरों से करेंगे, और फिर दूसरे अपनों से मस्ती मजाक करेंगे तो फिर वो उसका हरण करेंगे। तो इसलिए हमको हरण से भी बचना होगा। तो इसी के साथ मैं यहाँ से उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मेरे समाज के सगा बंधुओं तक मेरी आवाज़ गई, मेरी आवाज़ कुछ ऐसी है कि सोते सोते भी लोग मेडिटेशन मोड में सुनते रहते हैं।
ये मेरे भाई लोगों से अगर उठा के पूछोगे कि बेटा क्या सुना, तो वो बता देंगे कि ये बातें हुई है। क्योंकि सोते समय में जो बातें सुनी जाती है वो आपके अवचेतन मस्तिष्क में फीड हो जाती है, सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। और ये हमारे गोंडवाना आंदोलन की मजबूती का एक और मिसाल है कि कछारगढ़ हो या अमूरकोट हो, सब जगह पे जब रात की यात्रा जो लोग अटेंड करते हैं वहां से क्रांतिकारी निकल के आते हैं। और आशा करता हूं कि आपके इस गांव से भी, आपके इस नार से भी यहाँ के ग्राम सभा को कंडक्ट किया जाए और ज्यादा से ज्यादा मात्रा पे यहाँ के युवाओं और छात्रों को कछारगढ़ की यात्रा में सेवा यात्रा के लिए भेजा जाए। हो सकता है कि जहां पे तुम्हारी कृपा रुकी हो, एक बार दाई कली कंकालीन की सेवा देने के बाद वो तुम्हारे सारे रुके हुए जितने भी काम है वो सारे बनने लगेंगे। वो शक्ति दाई कली कंकालीन के उस ठाना पे है। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से अनुभव है। मैं कई बार गिरा, कई बार टूटा, दुश्मन ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, पर गोंड की औलाद झुकेगा नहीं साला। इसी के साथ सेवा जोहार, सेवा सेवा, और हम मिलेंगे कछारगढ़ की जत्रा में, भीमालपिन की जत्रा में। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं हमारे आज के मंच संचालन कर रहे हमारे राजभान सिंह श्याम जी, सत्येंद्र सिंह उइके जी, जो आपने मुझे यहाँ पे बोलने का और विचार रख के मेरे समाज से जुड़ने का एक सुअवसर मुझे दिया। आज के हमारे इस आयोजन के अध्यक्ष राम किशोर सिंह परस्ते जी, आपको भी सादर सेवा जोहार, धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आपने ऐसे मंच को यहां से आयोजित किया जहां पे असली क्रांतिकारियों की भीड़ मुझे मिल पाई। क्योंकि नमूने मुझे हर जगह मिले, पर यहाँ पे जितने बैठे हैं वो क्रांतिकारी हैं और इसका प्रमाण यहाँ की पब्लिक ने खुद दिया है। उसके साथ धन्यवाद प्रेषित करता हूँ नरेंद्र सिंह उइके जी और सरपंच साहब कि आप निरंतर फड़ा पेन परम शक्ति बड़ा देव आपको ऐसी कृपा देते रहे कि आप निरंतर ऐसे भव्य आयोजन कराते रहे। उसके साथ धर्माचार्य ब्रजभूषण सिंह वरकड़े जी, आपको भी सादर सेवा जोहार प्रस्तुत करता हूं कि आप हमारे गोंडी पुनेम को गांव-गांव तक पहुंचाएं। और आपके जैसे, आपके चरणों में मेरा सादर सेवा जोहार अर्पित है। आपके साथ मैं धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि आज यहाँ के व्यवस्थापक, और मैं चाहूँगा कि व्यवस्थापक लोगों की लिस्ट आप अपने पास रखिएगा। हम लोग गूगल मीट करेंगे और इस पे प्लान करेंगे कि हमारे राम निवास से परस्ते जी, मुन्ना दादा, आपको भी धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। राम नरेश सिंह मेसराम सोनाड़ी जी, आपको भी सादर सेवा जोहार। गजराज सिंह परस्ते जी पूर्व उप सरपंच सोनाड़ी से हैं, आपको भी सादर सेवा जोहार। राम प्रताप सिंह उप सरपंच सोनाड़ी से हैं, आपको भी सादर सेवा जोहार। आज के कार्यक्रम के संयोजक तिरुमल प्रेमलाल सिंह एलाड़ी जी, पूर्व सरपंच मनकहरी, संभागीय सह सचिव गौड़ समाज महासभा, आपको भी सादर सेवा जोहार। अरे तालियां बजाते रहो, ये आपके उन क्रांतिकारियों के नाम में यहाँ से ले रहा हूँ। और उसके साथ साथ हमारे बड़ा देव थाना के पंडा साहब, जो निरंतर हमारे थानाओं की सुरक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित किए हुए हैं, तिरुमल फूल चंद्र सिंह टेकाम जी, आपको भी सादर सेवा जोहार। उसके साथ निवेदक राम निरंजन सिंह, विनोद सिंह जी, यहाँ पे बहुत बड़ी एक लिस्ट है। आप सभी को संयुक्त रूप से अंशुल शाह मरकाम का आपको इस पावन धरा से सादर सेवा जोहार अर्पित करता हूं। इसे ग्रहण कीजिए और आशा है कि और क्रांतिकारियों को भी तैयार कीजिए। और इस बार 2023 पे हम क्या करने वाले हैं हमें जमाने का नहीं पता, परंतु 33,000 जहां से पिछली बार लाए थे, ध्यान से सुनना दीदी, आप लोग सुनो, दुर्गावती के वंशज हो तो सुनो, नकली होगी तो मत सुनना। सुनो, 33,000 जिस बार कहां पे आए थे, इस बार वहां पे 66,000 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 66,000। कितना आएगा? पिछली बार कितना आया? 33। 33 आया, 33,000 आया। 18 में 33,000 आया, इस बार 66,000 आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मिशन गोंडवाना को अपनाया है। और जाते जाते मैं अपनी डायरी लेके आऊंगा। जो भी भाई मुझसे जुड़ना चाहते हैं, 2 मिनट के लिए अपना फोन निकाल लो, मैं नंबर बोल रहा हूं, लिखो मेरा नंबर
अभी फोन नहीं लगेगा, ऑफलाइन मोड में हो। लिखो 9171899750। फिर से बोलू 919171899750। लिख लिए? ये व्हाट्सएप पे इस पे मेरे को मैसेज कर देना, जो भी तकलीफ हो। अभी खून बस मत मांगना, बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। अरे वो आजकल बहुत फ़ोन आते हैं। पहले क्या है कि हम जबलपुर में थे तो सबका सहयोग करते थे, अब जबलपुर में रह नहीं रहे हैं तो अब लोग फ़ोन करते हैं और हम उनकी मदद नहीं कर पाते तो बहुत दुख होता है। अंदर से इतनी पीड़ा होती है कि हम कुछ देर के लिए मानसिक रूप से बिल्कुल अस्वस्थ हो जाते कि मैं अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर पाया, ऐसा लगता है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा, इंडिजिनस भारत के नाम से चैनल देखो, उस पर रावण भाई का भी अगला अपडेट वही मिलेगा, मेरा भी वही मिलेगा, बहन साधना का भी वही मिलेगा और पूरा गोंडवाना आंदोलन का भी अपडेट वही मिलेगा। और अंशुल शाह मरकाम के नाम से आप सर्च करो फेसबुक पे, आप सर्च करो इंस्टाग्राम पे, क्रांति अपन वहीं से करेंगे। और इसी के साथ सेवा जोहार। अरे दादा